इंडियन इकोनॉमी थ्रू एनसीईआरटी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी की क्लास 11th की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th की बुक का। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे इस चैप्टर में क्या ब्रीफ में दिया गया है, उसके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी के करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो इकोनॉमी होती है उसमें मेजरली 3 सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में और आसान भाषा में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कहते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस सर्विस सेक्टर तो बहुत ज़्यादा था ही नहीं, तो इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के सेक्टर पर और इंडस्ट्री के सेक्टर पर बात की गई है। इसके साथ साथ थोड़ी सी फॉरेन ट्रेड पर भी बात की गई है। तो इस चैप्टर में मेजरली इतना ही पार्ट है और इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए क्वेश्चन आंसर करने से पहले। तो सबसे पहले इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात है, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के बारे में बात है, जो ये बता रहा है कि इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स जो था वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वेल इस्टेब्लिश्ड थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, मेटल्स और प्रीसियस स्टोन वर्क्स, इस पर काम ज़्यादा होता था। अब आते हैं प्राइमरी सेक्टर पर, यानी कि एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर इंडिया बेसिकली रूरल इकोनॉमी ही थी और एग्रीकल्चर बेस्ड ही थी। अराउंड 85% जो इंडिया का इकोनॉमिक बेस था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हुआ करता था। इसमें जो पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग मुस्लिन। मुस्लिन एक कॉटन टेक्सटाइल है जो कि आपका वेस्ट बंगाल का एरिया है। वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा फेमस मानेंगे हम ढाका के आसपास। ढाका के आसपास ये एरिया आपका बहुत ही वेल डेवलप्ड है। और जो मुस्लिन की फाइनेस्ट वैरायटी है उस फाइनेस्ट वैरायटी का नाम था मलमल। ये जो मलमल है ये सबसे अच्छी मुस्लिन की वैरायटी है और बहुत ही वर्ल्ड लेवल पर फेमस थी। जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे वो मलमल के बारे में मलमल के बारे में कहते हैं कि इसको मलमल शाही या मलमल खास कहा जाता है। मलमल शाही या मलमल खास क्या डिनोट करता है, यानी कि ये एक एलीट वर्ग के लिए है, इसको आम जनता के लिए नहीं था। इसको एलीट वर्ग और जो राजशाही वर्ग के लोग हुआ करते थे वो लोग पहनते थे, इसीलिए इसको मलमल खास कहा जाता था। एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी उसकी अगर हम बात करें, उस समय के एग्रीकल्चर की कंडीशन की अगर हम बात करें, तो उस समय जो एग्रीकल्चर का कंडीशन था वो मोटे तौर पर स्टैग्नेशन के दौर से गुजर रहा था। स्टैग्नेशन के दौर से, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि लगभग स्टेबल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं। लेकिन इस स्टैग्नेशन का एक फीचर था कि इसमें कंटिन्यूअस डिक्लाइन दिख रहा था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो स्टैग्नेशन के दौर में था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वो कम हुई थी। तो इसके दो खास बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन पर हेक्टेयर या प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, तो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बहुत कम होता चला जा रहा है, लेकिन एरिया अंडर एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि जो खेती है उसका एरिया बढ़ रहा है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और ये स्टैग्नेशन जो है वो स्टैग्नेशन है क्यों, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। स्टैग्नेशन होने का बड़ा कारण था लैंड रिफॉर्म्स, या इसको हम लैंड सेटलमेंट कहें। लैंड सेटलमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस आपको नाम पता होगा ज़मींदारी। ज़मींदारी सिस्टम,
ज़मींदारी सिस्टम आपको पता होगा, ज़मींदारी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया जा रहा है वो बंगाल और ईस्टर्न स्टेट का है। ईस्टर्न मतलब बंगाल के आसपास का जो भी स्टेट्स हैं। और ज़मींदारी में एक सिस्टम होता था जो जहाँ पर आपको ज़मींदार्स क्या करते थे, वो जो किसान थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उनको लैंड की प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता था। वो बेसिकली इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि उसका प्रोडक्शन हो या ना हो। उनका बेसिक कंसर्न होता था कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकालना है जो भी हमारा लैंड का टैक्स है वो, ठीक है, जो भी लगान है उसको वसूलना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली है वो एक फेमस है रूल ऑफ सनसेट या लॉ ऑफ सनसेट, सनसेट का लॉ। जो लॉ ऑफ सनसेट है वो ये कहता है कि जो ड्यू डेट ऑफ लैंड रेवेन्यू सबमिशन है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो जमींदार से उसकी जमींदारी ले ली जाती थी। इसका मतलब ना तो ये हेरिडेटरी हुआ करता है और ना ही वो परमानेंट है। जो भी जमींदारी है वो आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बेस पर ही मिल रही है और आपको वो टाइम पर डिपॉजिट ही करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी ज़मींदारी चली जाएगी। अब एक चीज़ और है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि कुछ एरिया में हम लोगों ने देखा, इस चैप्टर में दिया हुआ है कि जो कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, कैश क्रॉप्स, जैसे उस समय आपकी चाय है, चीनी है, नील है, ये कैश क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर हायर प्रोडक्शन दिख रहा है, हायर यील्ड पर हायर क्रॉप्स हो रही हैं, हायर यील्ड्स हो रही हैं। और इसका बेसिक रीज़न था कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यही कॉमर्शियलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करेंगे, जिसमें अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे। इंडियन रेलवेज़ का डेवलपमेंट होना भी कॉमर्शियल के लिए बहुत ही कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एरिया पर। जो सेकेंड एरिया है वो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेटअप है। और इंडस्ट्रीज़ में अगर हम ध्यान दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ब्रिटिशर्स के समय तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर हम बिल्कुल क्लियर कहें तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया थी, यानी कि जो भी यहाँ पर पहले से इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ थी उनको ख़त्म करना था। और इनका जो तरीका था वो तरीका था कि हमारे यहाँ से केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो। हम लोग एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बने और फिनिश्ड गुड्स हम लोग हमेशा कहाँ से लें, हम लोग हमेशा ब्रिटेन से लें फिनिश्ड गुड्स। यानी कि जो भी हमें सामान ख़रीदना है वो सब ब्रिटिशर्स बना के देंगे, हमारे यहाँ से कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती चली जाएँ। जो भी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है वो लेके जाएंगे और वहाँ से फिनिश्ड गुड लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो 19वीं सेंचुरी है, 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक हमारे यहाँ थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हो गई थी। और ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो है शुरू होती हैं दो एरियाज़ में, एक तो कॉटन के क्षेत्र में और दूसरा जूट के क्षेत्र में। जो कॉटन का एरिया है वो आपका कवर करेगा बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, और जो जूट है आपको पता है ये वेस्ट बंगाल के एरिया में होगा। तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी? ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल में, यानी कि ये एरिया स्पेसिफिक होंगी। और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ही इस्टेब्लिश होंगी। और शुरुआत यानी 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जब होती है तो इन्हीं एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। 20वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। टिस्को की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1907 में, 1907 में टिस्को इस्टेब्लिश होता है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है शुगर, पेपर, सीमेंट और इस तरीके की इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश होती हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिक फीचर है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ध्यान देना है कि हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ नहीं इस्टेब्लिश की गई हैं कोई भी।
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ नहीं इस्टेब्लिश की गई हैं। अब ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बेसिकली मशीन टूल्स का प्रोडक्शन करती हैं। मशीन टूल्स मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है। तो वो इंडस्ट्रीज़ जो ऐसे टूल्स बनाती हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि हम इसके लिए टोटली डिपेंडेंट हैं ब्रिटेन पर। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया गया जानबूझकर, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में इस्टेब्लिश की गई, जैसे रेलवेज़, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, इतनी एरियाज़ में ही मेजरली हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का बैकग्राउंड आपके दिमाग में क्लियर ही हो गया होगा कि हम लोग ज़्यादातर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फोकस नहीं है हमारा प्रोडक्शन पर, जो कि रिलेटेड है कैपिटल गुड्स पर या फिनिश्ड गुड्स पर। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो फॉरेन ट्रेड है उसमें ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली बना ली है। मोनोपोली का मतलब केवल हम लोग ब्रिटेन से ही सामान खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ का लगभग 50% ट्रेड केवल ब्रिटेन से हो रहा है। इसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेड हमारा जो है वो चाइना से होता है, श्रीलंका से होता है जिसको उस समय सिलोन कहा जा रहा है, और पर्सिया से होता है जिसको इस समय ईरान कहा जा रहा है। तो ब्रिटेन के साथ हमारे थोड़े बहुत ट्रेड चाइना, सिलोन और पर्सिया से भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश का ये जो मोनोपोली है ना, ये तो वो लोग इस्टेब्लिश कर ही रहे थे, लेकिन पहले क्या होता था कि इनको पूरा साउथ अफ्रीका घूम करके जाना पड़ता था अपना प्रोडक्शन लाने और ले जाने के लिए। जब स्विच कैनाल ओपन हो जाती है तो ब्रिटिश कंट्रोल और इंटेंसिफाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, क्योंकि इनका रूट शॉर्ट हो जाता है और इनके लिए आसान हो जाता है हमारे यहाँ से चीज़ों को कैरी करने के लिए। तो ये भी एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल ब्रिटेन का बढ़ता गया, और इसी के थ्रू इन लोगों ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट था वो भी मजबूत किया। इसके सिवा जो थर्ड पोर्शन है आपके चैप्टर में वो है हमारी डेमोग्राफी के बारे में, यानी कि उस समय ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी डेमोग्राफी की कंडीशन क्या थी। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है सेंसस, यानी कि जनगणना। तो सेंसस की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहला सेंसस होता है 1881 में, पहला सेंसस कराया जाता है, यानी जनगणना कराई जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है 1921, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ठीक है। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है डेमोग्राफी के रेफरेंस में, क्योंकि बिफोर 1921 इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में था, एंड आफ्टर 1921 हम सेकंड स्टेज में एंटर कर जाते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अलग से बताई जाएगी, केवल ये जान लीजिएगा कि 1921 के बाद हम सेकंड स्टेज में एंटर कर जाते हैं। सेकंड स्टेज का मतलब मोटे तौर पर यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत हाई हो जाती है और डेथ रेट कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ होगी आफ्टर 1921। अगर उस समय के लिटरेसी रेट की बात करें तो हमारे यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 16% से कम है, जिसमें अगर वुमेन लिटरेसी की बात करें तो वो अराउंड 7% ही है। मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, यानी कि लोगों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 218 पर 1000 है उस समय आज़ादी से पहले, यानी कि पर 1000 लाइव बर्थ में 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। 1850 के आसपास 1850 में एक्चुअली हमारे यहाँ रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, और रेलवेज़ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप जानते हैं आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेलवेज़ इंट्रोड्यूस किया गया 1850 में, और रेलवेज़ ने ना दो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी। रेलवेज़ का जो रोल है वो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में है। सबसे पहली बात यह है कि रेलवेज़ ने जो है वो डेमोग्राफिक कल्चरल और जो पॉलिटिकल डिवाइड था, जो गैप था कल्चरल और पॉलिटिकल स्पेशली, या जोग्राफिकल कह सकते हैं पॉलिटिकल की जगह, तो जोग्राफिकल और पॉलिटिकल
जो गैप था उसको फुलफ़िल किया, यानी कि वो डिस्टेंस को कम किया, बैरियर्स को तोड़ा। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसने बहुत बड़ी हेल्प करी वो थी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये दो एरियाज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेलवे का डेवलपमेंट, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और जो बैरियर है ज्योग्राफिकल और कल्चरल उनको दूर करने के लिए। इसी बीच में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये तो हो गया आपका किस तरीके से उस समय डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरीके से जो चैप्टर का ब्रीफ है वो क्या था। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, अभी मैंने आपको ब्रीफ में ये बताया भी है कि ढाका के आसपास जो है हम लोगों ने इसको डेवलप किया और डेवलपमेंट इसका देखा। दूसरा पॉइंट ये है, द पुअरेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल एंड द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड डेकाई मुस्लिन। यानी कि जो बेहतरीन क्वालिटी है वो आपको डेकाई मलमल कहला रही है, डेकाई मुस्लिन कहला रही है, और जो पुअरेस्ट वेराइटी है वो मलमल कहला रही है। और फॉरेन ट्रेवलर्स इसको मलमल शाही या मलमल खास कह रहे हैं। तो आपने देखा कि ये 3 पॉइंट्स में अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो सही है और थर्ड पॉइंट जो है वो सही है। जो फाइनेस्ट वैरायटी है उसी को हम मलमल कह रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉइंट नंबर 3 सही, 1 एंड 3 सही होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ। ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में थोड़ा सा ग्रोथ होता है। मैंने अभी आपको बताया था क्रॉप एरिया भी बढ़ता है, तो क्रॉप एरिया से क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है। और एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन एक्सपेंडेड, इट इज़ द रीज़न। यस, मैंने आपको बताया कि यही रीज़न था, क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हुई है, तो इसका जो असर्शन है वो भी सही है और जो रीज़न है वो भी सही है। और इम्पॉर्टेंटली क्या है, इम्पॉर्टेंटली जो असर्शन है वो रीज़न को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, consider the following statements. Zamindars were immune from getting the punishment even if they failed to deposit the revenue in the fixed time. मैंने अभी आपको बताया था लॉ ऑफ सनसेट होता था, यानी कि फिक्स टाइम पर अगर नहीं देंगे तो उनकी ज़मींदारी चली जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज, इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वर ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स। उनका बेसिक टारगेट क्या होता था, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं किसान जी रहा है मर रहा है या किसान की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि केवल 2, पहला वाला गलत हो जाएगा। आपको इसमें बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा in India there was some evidence of relatively high yield of cash crops in certain areas of the country। मैंने अभी आपको बताया था कि बंगाल और उसके आसपास के एरिया में और कुछ एरियाज़ में कैश क्रॉप शुरू हो जाती हैं और कैश क्रॉप में अच्छा प्रोडक्शन होता है। दूसरा है, देयर वाज नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, यानी कि यहाँ पर बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है। जब भी फर्टिलाइजर अकेले यूज़ किया जाएगा तो वो केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे होंगे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा आप देखेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका कैश क्रॉप के बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी।
ठीक है, बोथ आर ट्रू, दोनों करेक्ट है, लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो आपका रीज़न है वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आपके असर्शन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अनलाइक इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैंने आपको बताया था साउंड इंडस्ट्रियल बेस तो कहीं था ही नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, केवल जूट, कॉटन, टेक्सटाइल इस तरीके की चीज़ों को डेवलप करते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड बट करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस इन अदर सेक्टर्स वॉज अलाउड टू एक्सपेंड। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अदर सेक्टर्स में भी नहीं होता है, तो इसलिए फर्स्ट वन भी इनकरेक्ट है और सेकंड वन भी इनकरेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि नाइदर ऑफ देम, दोनों ही इसमें गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री began to took root in the India very aggressively, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज यानी कि आधुनिक उद्योग बहुत आक्रामक तरीके से शुरू हुए, जो कि गलत है, बहुत ही स्लो प्रोसेस से शुरू होते हैं, तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल शुरू होते हैं कहाँ पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पर, यानी कि पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो कॉटन टेक्सटाइल है वो आपका शुरू होता है वेस्टर्न पार्ट में, और जूट आपका बंगाल के एरिया में हो रहा है, यानी कि वो ईस्टर्न पार्ट में हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर कॉटन के लिए वेस्टर्न और जूट के लिए ईस्टर्न पार्ट्स होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नाइदर ऑफ देम। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए इसको हम पर तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन के एनालिसिस क्या है और किस बेस पर हम इसको सही या गलत बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही कम था, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं, और साथ ही साथ आपका जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ है उस तरीके का कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में काम नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनका रोल जो जीडीपी में है वो बहुत ही कम रहेगा। दिस वन। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया इन द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में इसका बहुत ही लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन रहा, यानी कि बहुत ही सीमित क्षेत्र था, ठीक है, तो ये बात भी सही है। और तीसरी बात, द सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट अलॉन्ग विद सम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये लास्ट लाइन मैंने आपको वैसे भी बताई थी अभी कि केवल 2-3 क्षेत्रों में ही हम लोगों ने काम किया। तो पहली बात तो जीडीपी में इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत स्मॉल रहेगा, दूसरी बात बहुत ही लिमिटेड एरिया में ले जाएंगे, और वो एरियाज़ यही 3-4 एरियाज़ थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका हम सही आंसर लगाएंगे डी, ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी के सभी सही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है ब्रिटिश शासन के। पहली चीज़, इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। हम लोग, जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्टर प्राइमरी गुड्स के ही बने थे, हम लोगों के पास जो रॉ मटेरियल है उसी का हम लोग
एक्सपोर्ट कर रहे थे। सेकंड, इंडिया बिकेम इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, वहाँ से बनकर आ रहा है, तो हम लोग उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें तो दोनों बातें ही नॉर्मल सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, consider the following statements. The important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus. ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, यानी कि हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट का सरप्लस होता चला जा रहा है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब समझ गए ना, कि हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो सरप्लस जनरेशन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, the export surplus resulted in flow of gold and silver into India. निर्यात के परिणाम स्वरूप भारत में सोने और चांदी का प्रवाह हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप देखें कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पेमेंट करने होंगे। अगर हम सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हमको पेमेंट करने होंगे। तो हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, हमारे यहाँ से बाहर जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, क्योंकि ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ये ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वेज कैनाल के बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्वेज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। ये जो उत्तर पूर्वी मिस्र है, इजिप्ट है, उसके इस्थमस के पास से उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, वाटरवे है। It connects Port Said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez and arm of the Red Sea। तो इसकी ये लोकेशन को लेकर है, और ये दोनों बातें इसमें सही हैं। आप इसको मैप पे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, इससे आपको करेक्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उसको भी एक बार देखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो ये आपका रहा आज का पहला चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।